20 साल पहले कैंसर हॉस्पिटल से शुरू हुए और अभी तक मेरी मदद करते हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं आपको बस मुख्तसर पहले ये बताऊं कि मैं पॉलिटिक्स में क्यों आया। मैं जब हॉस्पिटल के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था तो पहला तो मुझे धचका ये लगा कि जिस स्कूल में मैं गया सबसे अमीर तरीन पाकिस्तान के लोग थे जिस कॉलेज में। मैं अभी क्रिकेट की भी पीक पे था, तो मैंने जब हॉस्पिटल का ख्वाब देखा, वो देखा इसलिए तो वो भी हादसे से, कोई मैं इतना ज्यादा चैरिटी माइंडेड इंसान नहीं था, तो मैंने सोचा कि जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास जाऊंगा, वो पैसा दे देंगे, हॉस्पिटल बन जाएगा। या मैंने कहा चलो थोड़ा और मुझे स्ट्रगल करनी पड़े, लेकिन बेसिकली मैंने ये सोचा कि जितना ज्यादा पैसा उतनी बड़ी डोनेशन आएगी। तो जब मैं उनसे पैसे मांगने गया तो मेरी हौसला अफजाई तो बड़ी हुई, लेकिन पैसा कोई नहीं मिला। और तब मैंने ये रियलाइज किया कि बैंक बैलेंस और जेनरोसिटी, फराख दिली में कोई कनेक्शन नहीं है। और पैसे जो मैंने फिर किससे मुझे पैसे मिले, ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी आप जैसे लोग जिन्होंने अपने अपने बाजू पे पैसा बनाया। दूसरा, मुझे मदद की दीनी हलकों ने, जो भी, मैं मौलवी की नहीं बात कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो दीन की तरफ थे। उन्होंने अपनी ड्यूटी समझ के मदद की। और उसके अलावा जिस तबके ने मेरी मदद की, जिसकी वजह से आज मैं पॉलिटिक्स में हूं, वो ऐसे हुआ कि हमें 94 अक्टूबर, हमने हॉस्पिटल खोलना था 94 अक्टूबर के आखिर में, और 94 के एंड में, यानी कि दिसंबर 29 ओपनिंग डेट थी 94। अक्टूबर में हमारे पास शॉर्टफॉल थी 12 करोड़ रुपए की। और याद रखें तब डॉलर मेरे ख्याल में 25 रुपए का था। तो 12 करोड़ रुपया हमने इकट्ठा करना था। और मैं आप सारी दुनिया के चक्कर लगा चुका था, जिधर पाकिस्तानी था दुनिया में वहां पहुंच गया पैसे इकट्ठे करने के लिए। इसको बंद कर दे प्लीज, उसको बंद। तो जिधर पाकिस्तानी था मैं पहुंच गया। तो अब अक्टूबर 94 आया और मैं कोई जगह नहीं छोड़ी। लोग मेरी शक्ल देख के तंग आ गए थे, पैसे मांगने फिर आ गए, पैसा बड़ा जरूरत थी। तो मुझे किसी ने एडवाइस किया है कि हमारा बड़ा दोस्त था कि अवाम में निकल जाओ। और फिर प्लान किया गया, अक्टूबर में बैठ के प्लान किया कि नवंबर में 6 हफ्ते का टूर करूंगा, 29 दिसंबर तक अवाम में जाके पैसे इकट्ठे करूंगा। तो खैबर से कराची तक एक दौरा का बंदोबस्त हुआ। तो वो होता था 7 बजे सुबह मैं निकलता था। पहले मैं स्कूलों में जाता था। सबसे ज्यादा स्कूल के बच्चे क्योंकि क्रिकेट की वजह से मेरे वर्कर्स बन गए, वो माँ बाप से पैसे निकाल आते थे। फिर 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद मैं चला जाता था शहरों में, और उनकी दुकानों में मेन जो बाजार थे उधर पहले से एडवर्टाइज किया था। और बड़ी एक डाला था, पीछे बड़ा सा डब्बा था चंदे के लिए, और मैं उधर निकल जाता था। सुबह 12 बजे, 7 बजे शुरू होता था, रात के 12 बजे तक पैसे इकट्ठे करता था। यानी मैं इतना लोगों ने, लेकिन पैसे आम लोग देते थे, थोड़ा पैसा 10-10, 20-20, 100-100 रुपया। अब यकीन करें, मैं फिट क्रिकेट खेला, अभी खत्म ही की थी, फिट था बड़ा, मेरी कमर दर्द कर जाती थी, बाजू शाम को थका होता था, नोट की पकड़ पकड़ के सारा दिन। तो एक दफा ऐसे हुआ कि मैं, इतनी मुझे आदत पड़ गई नोट पकड़ने की कि एक कहीं मैं जहाज से उतरा तो औरत ने ना ऑटोग्राफ मांगी। तो मैं ये मुझे कभी नहीं भूलता, उसने ऐसे बटुए से वो किताब निकाली तो उसको 1000 रुपया निकला, मैंने वो भी पकड़ लिया। फिर मुझे पता चला कि वो देने नहीं जा रही, वो ऐसे उसने निकाला, बड़ी बड़ी शर्मिंदा हुआ, वापस पकड़ा। मैं शाम को पहुंचा एक दिन लाहौर, नोट पकड़ पकड़े, पूरा हाल, थका हुआ, कोई रात के कोई 10 बजे थे। तो वहां मेरी घर के साथ ही एक 3-4, 2 धोती में आम वैसे 2 लोग खड़े, कुछ खासा हम पैसा इकट्ठा किया हुआ, ये शौ की घड़ी में आप आए। मैंने अब उनकी तरफ देखा, मैंने कहा, मैं थका भी हुआ सारा दिन, मैंने असेस किया, मैंने कहा कितना पैसा इन्होंने इकट्ठा कर लिया होगा। मैंने कहा देखो फिक्र ना करो, मैं थक गया हूँ, मैं पैसा तुम्हारे पैसे के बगैर हॉस्पिटल बना लूंगा, तो फिक्र ना करो, वो जाए ना लीजिए वहां से, हमने पैसा इकट्ठा किया।
وہ میں بس آگے بڑا انہوں نے انسسٹ کیا نہیں جی ہم نے نہیں آپ کو جانے دینا, ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں, ہم آپ کے گھر سے نہیں اٹھیں گے جب تک آپ آئیں گے نہیں. میں کہا چلو بیٹھا ٹیوٹا میں ان کی وہ 20 سال پرانی گاڑی 2000 روپے کے راستے میں فائنلی پہنچے وہاں ادھر, تو ادھر لے گئے مجھے ایسے گلیوں کے اندر, پیچھے گلیوں میں گند پڑا ہوا, بو آ رہی چاروں طرف سے, گندی نالیاں, ادھر چلاتے جا رہا. میں سوچوں کہ ادھر مجھے پیسے کے لیے لے آئے تو ایک دم میں ایک ایسے دروازے پر مسجد میں آ گیا. اب میں مسجد میں دیکھوں تو میں اس کی شکل دیکھی, میں نے کہا تم کدھر لے آئے ہو؟ تو میں ابھی آپ یقین کریں کہ میں کیسے کنٹرول کیا, میں لگانے لگا تھا اس کو. ان دنوں میں بڑا سٹ کرا تھا, پولیٹکس میں نہیں ابھی آیا تھا جو صبر آ گیا. تو میں ابھی سوچ ہی رہا تھا اس کو, تو پیچھے وہ میں دیکھتا ہوں اس نے لاؤڈ سپیکر پکڑا ہوا ہے, عمران خان مسجد میں آ گئے جس نے آگے چندہ دینا دے دو, اور مجھے لے کے آئے کہ ہم نے پیسہ اکٹھا کیا ہو. میں ابھی سوچ ہی رہا, میں خیر اس کو برا بھلا کچھ کہا میں نے, تو میں ابھی پیچھے مڑا ہوں تو آپ یقین کریں کہ ساری, محمود صاحب بعد میں بات کر لینا بہت بش کے ساتھ, ساری مسجد ساری بھری ہوئی. جب میں نے مسجد میں لوگ دیکھے, سب غریب لوگ, عورتیں, بوڑھی, غریب, اور کوئی 10 روپے پکڑا رہا ہے, کسی نے 5 روپے رکھے ہوئے. اب میں بڑا برا فیل کیا, میں نے کہا میں ایسی غصہ کر رہا تھا ان کو شکلیں دیکھ کے, اور وہ بڑی امید سے میری طرف دیکھے. پھر میں نے جنرلی کہا, میں نے کہا فکر نہ کریں, ہاسپٹل بنا لوں گا, آپ کے پیسے بغیر بنا لوں. وہ کہ نہیں جی ہم نے اس میں شرکت کرنی ہے. میں کہ کیا آپ کو کیا شرکت سے ہوگا, میں بنا لوں گا, ہم اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں. تو میں نے تب, وہ مجھے ایک اشفاق احمد خان کی کبھی بات نہیں بھولتی, وہ مجھے تب اس کا احساس ہوا جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں, غریب لوگ ہیں, تو تب مجھے یہ احساس ہوا. اس نے ایک مجھے کہانی سنائی کہ وہ ملنے گیا چیئرمین ماؤ کو. اشفاق احمد خان بڑا چیئرمین ماؤ کا فین تھا, تو چائنا گیا, چیئرمین ماؤ سب سے ملتا تھا, اس کی گریٹ بات ہوتی تھی, وہ ینگسی ریور کو سوئم کرتا تھا, ہزاروں لوگ لائن میں کھڑے ہوتے تھے ملنے, یہ بھی کھڑا ہو گیا. اس کی جب باری آئی تو اس نے, چیئرمین ماؤ نے اسے پوچھا کہ where are you from؟ اس نے کہا from پاکستان. ماؤ رک گیا, اس کا ہاتھ پکڑ لیا, کہتا ہے it's a great country. بڑا حیران ہوا وہ اشفاق احمد خان کی, کیا اس نے کوئی طنز تو نہیں کر دیا کوئی. تو اس نے پھر اس کو ایک کہانی بتائی کہ چائنیز امبیسڈر ان کا جو تھا وہ بڑا اس کا دوست تھا. اس چائنیز امبیسڈر نے اسے ماؤ کو کہانی سنائی کہ اس کا برج پارٹنر تھا پاکستانی, کراچی میں ان دونوں میں کیپٹل تھا, اور وہ برج کھیل رہے اور وہ ہر 2 منٹ کے بعد گرمی میں جا کے پانی سر پہ پھیر کے آ رہے. تو اس نے پوچھا کیا پرابلم ہے؟ اس نے کہا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. چائنیز کہتا ہے چپ کر کے جا کے پانی پی لو, کون دیکھے گا؟ تو وہ کہتا, وہ حیران ہو گیا, پاکستانی کہ تم کیا بات کر رہے ہو, تو کیا کہا, تو کہتا تم یہ 30 کے 30 روزے رکھو گے اتنی گرمی؟ اس نے کہا میں رکھوں گا, کیوں, اللہ کا حکم ہے. تو اس نے کہا کہ جن لوگوں کے اندر یہ کیپبلٹی ہو, یہ سیلف ڈینائل ہو, جو لوگ اپنی نیچرل انسٹنکٹ کے خلاف ایسے جا سکے, ایک ہائر فورس کو اوبے کر سکے, ان میں بڑا پوٹینشل ہے, لیکن ابھی تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اس کو کہتا ہے اشفاق احمد خان. تو جب میں پیسہ اکٹھا کرنے نکلا تو مجھے تب اندازہ ہوا اس کا مطلب کیا تھا, کہ لوگ ہمارے بڑے تکڑے لوگ ہیں, ہمارے جو عوام ہے اس میں سب کچھ ہے, وائبرنٹ ہے, تکڑے ہیں, سیلف لیس ہیں, لیکن اوپر جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس ملک کے سارے پوٹینشل کو ختم کیا. تب میں نے فیصلہ کیا, یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, 94 کے اندر میں نے فیصلہ کیا کہ میں پالیٹکس میں جاؤں, کیونکہ ہم نے سوچا, کیونکہ بے نظیر نواز دونوں میرے ذاتی دوست ہیں. بے نظیر میں یونیورسٹی سے جانتا تھا, مجھے پتا تھا اس کی کتنی کیپبلٹی ہے, اور نواز شریف کو میں جانتا تھا, وہ کرکٹ کیپٹن زیادہ بننا چاہتا تھا بجائے پالیٹکس میں آنے. یہ سچ ہے, وہ اس کا اصل ایمبیشن کرکٹ کھیلنا تھا. اور مجھے پتا تھا انہوں نے جو 2 حکومتیں کی, ہمیں پتا تھا جو آج ہوا ہے وہ ہونا تھا. یہ پہلے ہو جاتا شاید تھوڑا سا, کیونکہ ان میں نہ کیپبلٹی ہے, نہ ان کے اندر انٹیگریٹی ہے.
कैसे, और क्योंकि जब ऊपर करप्ट होता है वो सारा सिस्टम करप्ट कर देता है। ये ना समझे कि पाकिस्तानी हम एक्सेप्ट कर जाते हैं करप्शन। करप्शन दो किस्म की है, एक वो जो कि सिस्टम को करप्ट करते हैं, और दूसरे वो जो सिस्टम की वजह से करप्ट हुए हुए हैं। जो सिस्टम की वजह से करप्ट हुए हैं वो लोग, आप सिस्टम ठीक करते हैं ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनको ठीक करने के लिए जो सिस्टम को करप्ट करे उनको आपको निकालना पड़ेगा, वो छोटा सा तबका है। इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आया और हमने नाम अपना इंसाफ रखा, तहरीक इंसाफ, क्योंकि इंसाफ होगा तो वो खत्म हो गए। तो वो आज जो वो 14 साल पहले महमूदान भूल गए, 94-96 में हमने पार्टी बनाई, तो वो जो पार्टी थी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस वक्त हमने इनको शिकस्त दे दी, ये पाकिस्तान बड़ी तेजी से तब्दील हो गई। इसमें सब कुछ है। थोड़ी देर के लिए मुशर्रफ के दौर में 2 साल स्टेबिलिटी आई थी, प्रॉपर्टी की कीमतें किधर चली गई, एकदम इकोनॉमी उठ गई, वाइब्रेंट इतना मुल्क बन गया। कुछ नहीं किया। शौकत अजीज जुनैद रवानी के बड़े दोस्त हैं, लेकिन वो शौकत अजीज एक फोका कारतूस था, अंदर से कुछ भी नहीं था। जिस तरह मुशर्रफ था, कम सर्फ लोग थे, कोई इनमें डेप्थ नहीं थी, लेकिन सिर्फ स्टेबिलिटी आने से मुल्क में इतनी जान है कि लोग खड़े हो गए, एकदम बबल करना शुरू किया पाकिस्तान। तो हम इन लोगों के हाथ में फंसे हुए हैं, ये भी करप्ट है, इनकी टीमें भी करप्ट है, ऊपर से अब आप थाने और पटवारी को कहते हैं करप्ट है। वो कैसे ठीक हो सकता है जब ऊपर आपके सारे वजीर करप्ट है, प्रेसिडेंट करप्ट है। तो इसलिए ये जो जंग है, ये जंग लिबरल मुसलमान और कोई फंडामेंटलिस्ट मुसलमान की जंग नहीं है। पाकिस्तान में स्टेटस को और एंटी स्टेटस को की जंग है। वो थोड़े से लोग जो ये इस निज़ाम को बचा रहे हैं इसलिए ज़ाती मफादात के लिए, और वो कौम जो एक तब्दीली चाहती है, जो चीफ जस्टिस के पीछे निकली थी, जिसको रेवोल्यूशन को पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं ख़त्म करने की, जिसमें नवाज शरीफ ने फ़ायदा उठा के तो अब सबसे पहला चाकू मारा है चीफ जस्टिस की कबर में 18th अमेंडमेंट में, कि वो अब पॉलिटिशियन, पार्लियामेंट्री कमेटी फैसला करेगी जजेस के ऊपर। अब वो फैसला करेंगे जिनमें जाली डिग्री वाले, करप्ट, टैक्स चोर, सारा मुल्क का क्रिमिनल एलिमेंट बैठा है, वो जजेस अब सिलेक्ट करेंगे। और ये इन्होंने 18th अमेंडमेंट में किया, और सारी जो एक पब्लिक मूवमेंट थी उसको इन्होंने सारी जाके पॉलिटिशियंस ने क्यों किया है? ज़ाती मफादात के लिए। ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी कभी नहीं आने देंगे। पाकिस्तान के मसले क्या है? सबसे बड़ा मसला है करप्शन। करप्शन कैसे खत्म होगी? करप्शन ऊपर से खत्म होगी। पहले तो ईमानदार लीडरशिप आए, वो इनमें से कोई नहीं, सब इस हमाम में नंगे, सबकी जायदादें बाहर हैं, इनके बैंक अकाउंट्स बाहर हैं, पैसा चोरी का लेके गए, या टैक्स की चोरी है, करप्शन का पैसा।